हम जब छोटे थे यानी कि 10-12 महीने के, अब मैं 10-12 साल नहीं बल्कि 10-12 महीने यानी मंथ्स ही बोल रहा हूँ, तो उस एज में हम ना अच्छे से बोल पाते हैं और ना ही अच्छे से चल पाते हैं। क्योंकि यार एक एवरेज ह्यूमन न्यूबॉर्न बेबी को 11 से 12 महीने लगते हैं एवरेज कन्वर्सेशन सीखने के लिए और या तो अडेप्ट करने के लिए, और 1.5 से 2 साल अपनी मर्जी से चलने के लिए, क्योंकि उससे पहले वो बच्चा अपने पेरेंट्स के सपोर्ट में ही चलता है। तो अब मैं ये सारी चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ, तो इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इमेजिन करो एक 9 से 10 महीने का बच्चा है जो कि अभी चलना और बोलना सीख रहा है। अब एक्सपेरिमेंट ये है कि अगर हम उस बच्चे को जो कि अभी अपने वॉकिंग और टॉकिंग के लर्निंग फेज में, तो इसी फेज में अगर हम उसके हाथ और पाँव को ऐसे बात कर कि वो अपने हाथ और पाँव जरा भी ना हिला पाए, इस पोजीशन में उस बच्चे को एक ऐसे रूम में बंद कर दें जो कि एकदम डार्क हो, यानी कि उसमें से कोई भी लाइट और साउंड पास ना हो पाए, और अब अपने एक्सपेरिमेंट को थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे ले जाते हैं। तो हमने इस बच्चे को बांध के तो रखा है एक डार्क रूम में, पर अब कोई भी इंसान इसके संपर्क में नहीं आ सकता है, यानी कि कोई भी इंसान इससे बात नहीं कर सकता है। और अब इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखते रखते 13 साल बाद अगर हम इस बच्चे को इस कमरे से निकालेंगे तो क्या लगता है क्या होगा? तो क्या वो बच्चा नॉर्मल इंसान की तरह चल पाएगा, या फिर नॉर्मल इंसान की तरह बोल पाएगा, या फिर बिल्कुल इसका उल्टा? तो इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जानने के लिए आपको आज की वाली वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि आज की वाली वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने वाला हूँ जिसके साथ भी ये सेम एक्सपेरिमेंट हो चुका है। और अगर मैं साफ साफ बोलूं तो अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को एक्सट्रीम लेवल पे ले जाएं तो वो एक्सपेरिमेंट उस इंसान के साथ हुआ था जब वो इंसान सिर्फ 9 से 10 महीने की थी। Yes, because we are talking about Jeannie Wiley, the girl who never had a childhood. साल था 1970, जब कैलिफोर्निया में काफी सारे वेलफेयर ऑफिस चला करते थे। अब अगर आपको नहीं पता वेलफेयर ऑफिस क्या होते हैं, तो यार देखो ऐसे काफी सारे लोग होते हैं जिनको अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि कोई ब्लाइंड होता है, कोई चल नहीं पाता है यानी कि हाफ पैरालाइज्ड होता है, कोई बोल नहीं पाता है, कोई सुन नहीं पाता है, और कोई तो मेंटली अनस्टेबल भी होते हैं। इन सभी लोगों को डिसेबिलिटी होती है और इन्हीं सभी डिसेबिलिटीज के चलते इन लोगों को जॉब भी नहीं मिल पाती है, जिस वजह से गवर्नमेंट इन सभी लोगों के लिए कुछ डिसेबिलिटी बेनिफिट्स लाती है, जिसकी मदद से ऐसे लोगों को थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं अपनी जिंदगी जीने के लिए। और यही सेम काम वेलफेयर ऑफिस भी करता है। तो 1970 में कैलिफोर्निया में भी एक वेलफेयर ऑफिस था, जिसमें एक दिन एक लेडी जिसका नाम था आयरीन, वो अपनी डिसेबिलिटी बेनिफिट्स को क्लेम करने आई होती है, क्योंकि वो 90% ब्लाइंड थी। अब वो लेडी तो अपना काम कर रही होती है, अपना डॉक्यूमेंट्स का सारा काम कर रही होती है। तो यार ऐसे जो ऑफिस होते हैं यहाँ काफी सारे वर्कर होते हैं, और ऐसे ही उस वेलफेयर ऑफिस में भी जहाँ वो लेडी आई हुई थी वहाँ भी काफी सारे वर्कर थे, जिनमें से एक वर्कर उस लेडी के साथ आई हुई उसकी 13 साल की बच्ची को ऑब्जर्व करता है, जो कि एक कोने में चुपचाप बैठी हुई थी। और वो ये भी देखता है कि वो जो 13 साल की लड़की थी वो काफी ज्यादा अजीब से बिहेव कर रही थी, जैसे कि वो हर चीज को ऑब्जर्व कर रही थी। जैसे कि अगर कोई भी इंसान उसके सामने से चल के जा रहा था तो वो उसे ऐसे देख रही थी कि जैसे उसने इंसानों को ही पहली बार देखा है। अब जब तक वो लेडी अपना काम कर रही होती है, वो वर्कर उसकी बेटी से जाके बात करने लग जाता है। अब उस वर्कर और उसकी बेटी के बीच में कन्वर्सेशन चल रही होती है। वो वर्कर उस लड़की से उसका नाम पूछता है, पर वो लड़की कोई भी जवाब नहीं देती है। और वर्कर अगर कुछ और अलग सवाल भी पूछ रहा था तो उसके भी वो जवाब नहीं दे पा रही थी। और वर्कर ये भी ऑब्जर्व करता है कि वो जो लड़की थी वो अपने हाथों से अजीब से डायरेक्शन दे रही थी, जैसे कि वो लड़की कोई साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही है। और उस वर्कर को उस लड़की के अंदर और भी कई सारी अजीब चीजें देखने के लिए मिली थी, जैसे कि वो लड़की काफी ज्यादा पतली थी, जैसे कि वो कुछ खाती ही नहीं होगी। अब वर्कर अपने काम पे वापस चले जाता है और कुछ टाइम बाद उस लेडी का काम भी हो जाता है। तो वो लेडी अपनी बेटी को लेके वापस घर जा रही होती है कि तभी वही वर्कर उस लड़की को वापस देखता है, और वो ये चीज देख के शॉक हो जाता है कि वो जो लड़की थी वो अपने आप से चल भी नहीं पा रही थी, वो लड़की अपने मदर का सपोर्ट लेके चल रही होती है। अब ये सभी चीज देख के वो वर्कर उस लेडी के पास जाके उससे पूछता है कि क्या आप अपनी बेटी के डिसेबिलिटी बेनिफिट्स क्लेम करने आई थी? तो वो लेडी का जवाब होता है, नहीं, मैं अपने डिसेबिलिटी बेनिफिट्स क्लेम करने आई थी। और वो लेडी बताती है कि मैं 90% ब्लाइंड हूँ। तो वो वर्कर तुरंत बोलता है कि आप अपने बेटी के भी डिसेबिलिटी बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हो, क्योंकि आपकी बेटी भी डिसेबल्ड है। जिसको सुन के वो लेडी तुरंत रिफ्यूज कर देती है और वहां से जाने लगती है कि तभी वो वर्कर अपने ऑफिस के हेड डिपार्टमेंट में इस चीज की खबर दे देता है, और फिर डिपार्टमेंट ऑफिसर्स उस बच्ची को वहीं रोक देते हैं। जिसके बाद उस लेडी की पहले इंटेरोगेशन होती है, और जब उस लेडी से उसकी बेटी का नाम पूछा जाता है तो वो बड़े अजीब तरीके से अपनी बेटी का नाम सिर्फ जीनी बताती है, ऐसे कि जैसे वो अपनी बेटी का आधा नाम छुपा रही हो, क्योंकि वो अपनी बेटी का पूरा नाम उन्हें नहीं बताती है। जिसके बाद वो ऑफिसर्स डायरेक्टली उस बच्ची से सवाल करने लग जाते हैं, और फिर एक ऐसा सीक्रेट रिवील होता है जो कि काफी ज्यादा डरावना था।
अब इंटेरोगेशन होने के बाद जीनी के बारे में और भी काफी सारी चीजें पता चली, जैसे कि जीनी का पूरा नाम जीनी वाइजली था और जीनी का जन्म अप्रैल 18 1957 को आर्केडिया कैलिफोर्निया में हुआ था। पर यार जीनी की लाइफ जब से वो पैदा हुई थी तब से ही उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल थी, क्योंकि जब जीनी का जन्म हुआ था तो यार पता नहीं कि उसके फादर को ये लगता था कि आगे चल के जीनी जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी वैसे ही जीनी को कोई मेंटल डिसेबिलिटी हो जाएगी। पर यार जीनी की लाइफ और ज्यादा मुश्किल तब हुई जब जीनी फाइनली 9 महीने की हुई, क्योंकि जैसे ही जीनी 9 महीने की हुई जीनी के फादर ने एक ऐसा कमरा बनाया जिसके अंदर ना ही लाइट आ सकती है ना ही उसके अंदर से लाइट बाहर पास हो सकती है, यानी कि वो एकदम डार्क रूम था। और फिर जैसे ही जीनी 9 महीने की हुई तो फिर यार जीनी के फादर ने जीनी के हाथ पांव रस्सी से बांधना शुरू कर दिया। और यार जीनी के फादर उसके हाथ पांव इतने टाइटली बांधते थे जिसकी वजह से जीनी की एक फिंगर भी नहीं हिल पाती थी। और यार भले ही ये सारी चीजें जीनी की मदर के सामने हो रही थी, पर क्योंकि जीनी की मदर टोटली डिपेंडेंट थी उसके फादर के ऊपर, क्योंकि यार जीनी की मदर 90% ब्लाइंड थी, इसलिए जीनी की मदर कुछ भी नहीं कर पा रही थी इसके ऊपर। और फिर जीनी के फादर हर रोज जीनी को ऐसे बांध कर उस कमरे के अंदर डाल देते थे, और वो भी खाली 1-2 घंटे के लिए नहीं बल्कि पूरे दिन और रात के लिए। और वो कमरे का दरवाजा भी तब खोलता था जब जीनी को खाना खिलाना होता था, और वो खाना खिलाने भी अकेले जाता था और किसी और फैमिली मेंबर को जीनी को देखने नहीं देता था। और यार अब आप सोच रहे होगे कि यार कितना बुरा हो रहा था जीनी के साथ, पर यार जीनी के फादर को ये सभी चीजें बिल्कुल भी बुरी नहीं लग रही थी, क्योंकि जैसी जीनी 2 से 3 साल की हुई तब जीनी के फादर जीनी के साथ और भी ज्यादा टेरिफाइंग चीजें करने लग गए। तो जैसे ही अब जीनी 2 से 3 साल की हुई तभी जीनी के फादर एक वुडन चेयर लाते हैं और उसके बीच में एक होल कर देते हैं। और अब आप सोच रहे होगे कि ये चेयर किस काम की थी। तो यार देखो, पुराने समय में जब भी कोई डिसेबल्ड पर्सन होता था जो कि चल फिर नहीं सकता था, तो उसके लिए यार ऐसी वुडन चेयर बनाई जाती थी जिसके बीच में होल्स होते थे, जिसमें वो डिसेबल्ड पर्सन आराम से बैठ के पूप और टॉयलेट कर सकता था। तो इसी सेम कॉन्सेप्ट को लेके जीनी के फादर ने जीनी के लिए चेयर बनाई थी। तो अब जीनी के 3 साल के हो जाने के बाद जीनी के फादर जीनी को हाथ पांव बांध के तो बंद रखते ही थे, पर कभी कभी तो जीनी के फादर जीनी को बिना कपड़ों के अंदर बंद रखते थे। और यार अब साल बदलते गए, पर जो एक चीज नहीं बदली वो थी जीनी के फादर का टॉर्चर, क्योंकि जैसे ही जीनी 7 से 8 साल की हुई तब हुआ असली टॉर्चर स्टार्ट। तो देखो यार, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी आवाज डेवलप होने लगती है और अपने इन्वायरमेंट को देखते देखते वो कैसे ना कैसे बोलना सीख जाते हैं। पर यार जीनी के केस में बिल्कुल उल्टा था, क्योंकि जीनी के फादर ने बचपन से ही जीनी को एक सॉलिटरी रूम में रखा था, ऐसा रूम जिसके अंदर ना ही कोई आ सकता है ना ही कोई जा सकता है, जिसकी वजह से जीनी ने अपने बाहर का इन्वायरमेंट कभी देखा ही नहीं था और ना ही किसी को बोलते हुए देखा था। तो अब जैसे ही जीनी 7 से 8 साल की हुई तो यार जीनी ऑब्वियसली आवाजें निकालना सीख चुकी थी, पर वो बोलना नहीं सीखी थी, क्योंकि उसने आज तक किसी इंसान से बात तक नहीं की थी। इसीलिए वो अजीब सी आवाजें निकालना सीख चुकी थी, जैसे कि जीनी जानवरों की तरह आवाजें निकालने लग गई थी। और रात को सोते वक्त जब भी जीनी किसी वजह से आवाजें निकालती थी तो जीनी के फादर तुरंत जाकर जीनी को मारकर चुप करा देते थे। और ये सब होता हुआ जीनी का छोटा भाई भी देखता था, जिसको देख के जब भी जीनी का भाई रोता था तो जीनी के फादर जीनी के छोटे भाई को भी मारते थे। और यार इन सभी चीजों के बीच में जो मोस्ट टेरिफाइंग चीज थी वो ये थी कि जीनी हमारी तरह रात को नहीं सोती थी। जीनी के फादर ने उस कमरे में एक स्लीपिंग बैग रखा था और रात को जीनी के फादर ही जीनी को सुलाते थे। और यार हमें ये तो पता है कि जीनी के फादर 2400 घंटे जीनी के हाथ पांव बांध के रखते थे, पर रात को जब जीनी के फादर जीनी को उस स्लीपिंग बैग के अंदर डालते थे उसको सुलाने के लिए, तब भी जीनी के हाथ पांव बंधे रहते थे। और यार जीनी का हाथ पांव बांधना पता नहीं क्यों जीनी के फादर के लिए नॉर्मल सा हो गया था, क्योंकि जीनी को स्लीपिंग बैग के अंदर डालने के बाद वो बाहर से भी टाइट वायर से जीनी का स्लीपिंग बैग बांध देते थे, जिसकी वजह से जीनी की गर्दन तक नहीं हिल पाती थी। और इन सभी टॉर्चरों का जीनी को रोज सामना करना होता था। और ऐसी टॉर्चर झेलते झेलते जीनी को 13 साल हो गए। और 13 साल के बाद ही जीनी के बारे में डिस्कवर भी हुआ, क्योंकि 13 साल के बाद ही एक दिन जीनी अपनी मदर के साथ वेलफेयर ऑफिस गई थी, जहां एक वर्कर ने उसे नोटिस किया। और फिर जीनी और जीनी की मदर का इंटरोगेशन हुआ, जिसके बाद ही सब लोगों को जीनी की सीक्रेट लाइफ के बारे में पता चला। अब जीनी वाइजली का केस बाहर आते ही ये केस एक सनसनी की तरह पूरी दुनिया में फैल गया और सभी लोगों का यही कहना था कि आखिर कोई फादर अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और इस खबर के बाहर आने के बाद जीनी की फैमिली के ऊपर लीगल एक्शन लिया गया। पर यार उससे पहले ही जीनी के फादर ने अपनी हैंडगन से अपने आप को शूट करके अपनी जान ले ली। अब जीनी के फादर ने सुसाइड तो कर लिया था, पर वो जाने से पहले एक मिस्टीरियस नोट पीछे छोड़ गए और उसमें बस एक ही लाइन लिखी थी, द वर्ल्ड विल नेवर अंडरस्टैंड, जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस लाइन थी। और यार इस केस के बंद होने के कुछ सालों के बाद ये पता चला कि जीनी की कस्टडी कुछ ऐसे डॉक्टर्स को मिली थी जो कि जीनी को बोलना और चलना सिखा रहे थे। और ये भी पता चला कि जीनी ने टाइम लिया, पर वो थोड़ा थोड़ा बोलना सीख चुकी थी। पर यार क्योंकि जीनी ने बचपन से बोलना नहीं सीखा था
तो यार उसने एक अलग तरीके से बोलना सीखा। तो जैसे अगर जीनी को वाटर चाहिए होता था तो नॉर्मली कोई इंसान इंग्लिश में कहेगा आई वांट सम वाटर प्लीज, पर जीनी को जब भी पानी चाहिए होता था तो वो सिर्फ वाटर प्लीज ही कह पाती थी। और यार अब साल बीतते गए और जीनी वाइजली का केस सब लोग भूल चुके थे। पर यार कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुछ सालों के बाद जीनी का व्यवहार फिर पागलों की तरह हो चुका था। वो जितना बोलना सीखी थी वो सब कुछ भी वो भूल चुकी थी। और उसके बाद अचानक से एक दिन जीनी मिस्टीरियसली गायब हो गई। और यार कहीं कहीं ये भी लिखा गया है कि कुछ साइंटिस्ट के ग्रुप ने जीनी की कस्टडी ले ली थी जीनी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और उसके बाद जीनी गायब हो गई और किसी को पता भी नहीं चला कि जीनी कहाँ गायब हुई। तो यार आपका क्या सजेशन है जीनी वाइजली केस के ऊपर? अपना सजेशन कमेंट करना मत भूलना। और यार अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो नोटिफिकेशन बेल के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। Let's see you jump. Good. Can you jump some more? March. March. Tell me what I'm doing. Don't